आज मैं आप सभी के साथ स्वीटी नाम की एक ऐसी बच्ची की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो कि अपने माता पिता की तीसरी संतान थी, तीसरी पुत्री संतान। उसकी दो बड़ी बहनें और भी थीं। उसके पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था और एक तरह से अगर देखा जाए तो उसकी माँ ने कई सालों से उन तीनों बहनों को अपने बलबूते पर ही पाला पोसा था। क्योंकि स्वीटी के जन्म के थोड़े ही वक्त के बाद उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इस वजह से एक तो वैसे भी उनकी दादी जी क्योंकि पुराने ख्यालातों की थी तो उन्हें ये लगता था कि तीसरी संतान भी बेटी, और ऊपर से उनके पुत्र का स्वर्गवास भी पुत्री के जन्म के बाद जल्दी हो गया। तो उन्हें लगा कि नहीं, ये बेटी ही घर में ऐसी आई कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। इन सब कारणों से उनका व्यवहार स्वीटी के प्रति कुछ बहुत अच्छा नहीं था। माँ अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ भी कुछ बहुत ज़्यादा ही नियम कायदे उस घर में लागू किए गए थे। जैसे कि सभी बच्चों के लिए ये नियम था कि किसी भी कीमत पर 8 बजे के बाद वो घर से बाहर नहीं जा सकते। उनको ये कपड़े नहीं पहनने हैं, यहाँ अकेले नहीं जाना है। अगर किसी कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो अपने ही शहर के कॉलेज में लेना है। ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। कुल मिला के स्वीटी अपने आप को बहुत ज़्यादा दबा हुआ महसूस करती थी। उसे लगता था कि जैसे वो बहुत ही अनवांटेड संतान है। एक तरफ दादी जी के लिए, क्योंकि वो उनके पुत्र की जल्दी स्वर्गवास हो गया बच्ची के आने के बाद, तो उस तरफ से एक तरह से कि ये क्यों है, इस तरह का भाव था। दूसरी तरफ माँ, वो अपने जीवन की स्ट्रगल में थी, तो उसे लगता था कि कपड़े भी मिलने हैं तो मुझे मेरी बड़ी बहनों के उतरे हुए कपड़े मिलने हैं, नई चीज़ के लिए मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। कहीं जाना होता है तो साथ में बड़ी बहन को कर दिया जाता है कि अकेले तुम्हें कहीं नहीं जाना है। ये सारी जो दबी कुचली फीलिंग्स थी बच्ची के अंदर, इन सब ने एक आक्रोश का रूप ले लिया था, बगावत का रूप ले लिया था। घर में सबके खिलाफ जाके बदतमीजी करना, ऊंचा बोलना, कुछ ऐसा रूप धारण कर लिया था। एक दो बार उस लड़की ने घर से भागने की भी कोशिश करी, लेकिन घर से बाहर भी कुछ नहीं रखा तो थक हार के फिर वापस घर आ गई। अब स्वीटी के अंदर जो ये सारी फीलिंग्स डेवलप हुई थी, एक अनादर की, ये सब कुछ जो डेवलप हुआ था, ये यही इसी बर्थ की देन था। ये कुछ पूर्व जन्मों से नहीं आया था, और इसमें बहुत बड़ा रोल उनकी दादी जी का भी था। तो इन सब के रहते जब स्वीटी का पीएलआर किया गया, तो जो चीज़ निकल कर सामने आई, स्वीटी कहती हैं कि उन्होंने अपने आप को इसी बर्थ में, जब वो लगभग 5 से 6 साल की रही होंगी, उस समय पर, उस दृश्य में जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ, उस दृश्य में वो अपने आप को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बेटे के जाने की वजह से दादी सदमे में है। वो दादी की गोद में जाकर बैठने की कोशिश कर रही है। उसे बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब लोग इतना क्यों रो रहे हैं। हाँ, कुछ गलत हुआ है, इतना जरूर समझ में आ रहा है। वो दादी से बात करना चाहती है, जानना चाहती है क्या हुआ है, लेकिन दादी उसे अपनी गोद से जैसे जबरदस्ती उतार देती है। थोड़ा और पीछे जाते हुए स्वीटी देखते हैं कि वो माँ के गर्भ में है, और ये उनकी माँ की तीसरी गर्भावस्था है। घर में सभी सिर नीचे किए बैठे हैं, दादी, पिताजी और मम्मी जी। एक बोझिल सा माहौल है। दादी बहुत अपना निर्णय जैसे सुना रही हैं कि हमें अब ये तीसरी संतान नहीं चाहिए।
माँ पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन घर का माहौल बहुत बोझिल है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अब उनके घर में तीसरी भी पुत्री ही आने वाली है। और इस वजह से उनकी दादी जी बहुत नाखुश हैं और चाहती हैं कि अब तीसरी संतान ना पैदा हो। दूसरी तरफ उनके पिता हैं और उनकी माता हैं, जो चाहते हैं कि तीसरी संतान पैदा हो। इसलिए नहीं कि वो तीसरी पुत्री चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो किसी अजन्मे बच्चे की, वो भी अपनी ही संतान की हत्या नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि यदि हम आवासन कराते हैं तो ये अपने ही बच्चे की हत्या करने जैसा है, और ये वो नहीं कर सकते। ये भाव बहुत ज़्यादा गहराई से उनके पिता और उनकी माता के मन में है। इसलिए सबके खिलाफ जाकर, सबके खिलाफ, दादी के भी खिलाफ, सबके खिलाफ, समाज के खिलाफ जाकर उन्होंने तीसरी संतान को पैदा करने का रिस्क लिया है, जबकि वो जानते हैं कि इस तीसरी संतान के पैदा होने से पहले ही जानते हैं कि इसके जन्म से कोई भी खुश नहीं होने वाला है। वक्त में थोड़ा और पीछे जाते हुए स्वीटी देखती हैं कि अभी उनकी 2 बहनें हैं जो छोटी बच्चियां हैं, और अभी उन्होंने माँ का गर्भ धारण नहीं किया है, और माँ का गर्भ धारण करने से पहले ही वो उस घर में मौजूद हैं जिसमें वो जन्म लेने वाली हैं, और वो सब कुछ जानती हैं। वो अच्छी तरह जानती हैं कि इस घर में तीसरे बेटे की तैयारी चल रही है। एक पुत्र प्राप्ति के लिए हवन चल रहा है। सब आशीर्वाद दे रहे हैं, पुत्रवती भाव। स्वीटी, जिसने अभी माँ का गर्भ धारण भी नहीं किया है, वो अच्छी तरह जानती है कि वो एक बेटी के रूप में इस परिवार में आने वाली है, और यदि वो इस परिवार में आती है तो उसका जीवन एक बेटी के रूप में मुश्किल हो सकता है। हो सकता है प्रेम की कमी, सम्मान की कमी, आजादी की कमी, तिरस्कार, शोषण, उसे ये सब कुछ झेलना पड़ सकता है। वो अपने भविष्य से भी वाकिफ है। उसे पता है कि उसके भविष्य में एक लड़की होने के नाते बहुत सारी स्ट्रगल है। एक तरह से उसका जन्म भी इस परिवार में इसीलिए हो रहा है कि वो उनकी माँ और उनकी दादी, जिनके अंदर बहुत सारे इस तरह के संस्कार हैं जो वो किसी आत्मा का ना चाहते हुए भी तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो उस पुरानी सोच, विचार, वो जो संस्कार उनके पास हैं, उनमें इतने ज्यादा उलझ गए हैं, बंध गए हैं कि वो खुद ही दुख में हैं। उनकी दादी की तरफ से उन्हें तिरस्कार मिलेगा, ये वो जन्म से पहले जानती थी, लेकिन एज ए सोल वो ये भी जानती थी कि दादी के अंदर से ये जो रूढ़िवादिता है, ये जो एक उनका गहरा संस्कार है जिसके तहत वो एक आत्मा का तिरस्कार कर रही हैं, उसकी आज़ादी का हनन कर रही हैं, उसकी खुशियों का हनन कर रही हैं, उसकी रिस्पेक्ट को ख़त्म कर रही हैं, ये जो संस्कार उनके अंदर है, उससे बाहर निकालने की वजह भी स्वीटी और उसकी दोनों बहनें ही बनेंगी। और अगर स्वीटी अपने लाइफ लेसन को सही तरीके से अचीव करती है तो ना सिर्फ वो ग्रो करेगी, वो तो करेगी ही, क्योंकि आपकी तरक्की, आपकी खुशी किसी जेंडर की मोहताज नहीं है। ये चीज उसकी समझ में आएगी। साथ ही साथ उसकी माँ और खास तौर पर उसकी दादी, जो अनजाने में ही इस हद तक स्वार्थी हो गई हैं, विशेष तौर पर उनकी दादी जी, कि वो यदि मुझे इससे लाभ नहीं, यदि ये मेरे सेवा के लिए उपलब्ध नहीं, तो ये इस जीवन में होना ही नहीं चाहिए। इस हद तक, इस गहराई तक इस भाव के साथ जुड़ी हुई हैं कि वो किसी की हत्या तक के लिए भी राजी हैं।
क्योंकि उनमें समाज के नियमों के खिलाफ जाने की ताकत भी नहीं है। आत्मा अपने में ही कमजोर है, क्योंकि जिन बेड़ियों में वो जकड़ी है वो उनको तोड़ने की हिम्मत ही नहीं रखती, उससे अलग जाकर कुछ करने या सोचने की काबिलियत ही नहीं रखती। अपनी ही क्वालिटी से वो डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं, अपने ही गुणों को भूल चुकी हैं। स्वीटी का जो पर्पस है इस घर में आने का, ना सिर्फ खुद को प्रूव करना, उसने खुद को भी आत्मिक रूप से मजबूत बनाना है, क्योंकि इस जीवन में बहुत सारी भावनात्मक पीड़ा स्वीटी के अंदर है और आगे जीवन में आएगी। लेकिन कैसे इस भावनात्मक पीड़ा को पार पाना है, ये हर साल हर एक एक कदम चलते चलते जीवन के अंत तक वो बहुत पावरफुल तरीके से सीख लेगी। और अगर वो अपने लाइफ लेसन को बहुत अच्छी तरह अचीव कर पाती है तो शायद बहुत पहले सीख लेगी, और अपनी मम्मी और अपने दादी जी को उनके लाइफ लेसन तक पहुंचाने में मददगार भी बनेगी। ये सब कुछ जानते समझते हुए स्वीटी का खुद का डिसीजन था कि वो इस घर में जन्म लेगी। जब स्वीटी ने ये सब जाना और जाना कि क्यों उसने इस घर में बर्थ लिया है, और सोच समझ के, उसका अपना डिसीजन है, उसे फोर्सफुली यहाँ बर्थ लेने के लिए नहीं कहा गया है। ये हम सबको समझना होगा कि कई बार आपको अपने शरीर, अपने परिस्थितियाँ, माँ बाप, वातावरण, बहुत सारी चीज़ों से आप लोगों को दिक्कत होती है। हम सबको दिक्कत होती है, हमें लगता है कि ये तो गलत है, उसको तो ये मिल गया, हमको तो नहीं मिला। हम देखते हैं कुछ लोग तो वैसे ही इतने बलिष्ठ शरीर के अंदर जन्म लेते हैं कि वो कुछ भी नहीं खाते तो भी वो हष्ट-पुष्ट रहते हैं, और कुछ ऐसे बीमार शरीर के अंदर जन्म लेते हैं कि वो सब कुछ खाते पीते हैं लेकिन वो बीमार ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ये चुनाव आपके अपने हैं, आपकी लाइफ लेसन के मुताबिक आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जो बेहतर था वो आपने चूज किया है, अपनी मर्जी से चूज किया है। अब जो आपने चूज कर लिया, वो जो परिस्थितियां आपके सामने हैं उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके, बेहतर से बेहतर जो उसमें से आप निकाल सकते हैं। जीवन में जो मुश्किलें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, उनके पीछे जाके उनको समझ के, क्योंकि मुश्किल जो आई है वो तो बहुत बाद में आई है। मुश्किल तो हो सकता है 10 साल बाद आपके सामने आई हो, लेकिन उस मुश्किल की जड़ आपने देखा होगा 10 साल पहले नींव पड़ी है। वो कहाँ नींव पड़ी है और वो क्यों पड़ी है, इसे चेक करना होता है। जब आप इसे चेक करते हैं तो 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो आप अपने लाइफ लेसन को समझ पाते हैं, दूसरा जैसे जैसे आप उसे समझ लेते हैं, जैसे जैसे आप अपने लाइफ लेसन अचीव करते जाते हैं, आप बहुत तेजी से ग्रो करते जाते हैं। और आप ग्रो कर रहे हैं, इसकी निशानी ये होती है कि आप अपना पिछला 5 साल देखिए और अपना आने वाला आज का वक्त देखिए। अगर आप तरक्की पर हैं, अगर आप भावनात्मक रूप से शांति, मानसिक रूप से कंपैरेटिवली जो आप 5 साल पहले थे, जो आप आज हैं, उसमें आप शांति महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सही पाथ पर चल रहे हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत आपको लगता है कि 5 साल पहले तो मैं बहुत खुश था, मैं अभी कम खुश हूं, तो कुछ गड़बड़ है। फिर रुकिए, ठहरिए, चेक कीजिए किस चीज की वजह से नाखुशी है, उसकी जड़ में जाइए, उसकी जड़ को खंगालिए, वहां वहां ठीक करना पड़ेगा। ये मैंने एक बात कही है कि जब किसी पेड़ की जड़ में कीड़ा लगता है तो दवाई भी जड़ में ही डाली जाती है, पत्तों पर नहीं डाली जाती। और अगर आप दवाई पत्तों पर डाल रहे हैं तो फिर उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। फिर आपको ये शिकायत रहने वाली है कि हमने तो बहुत ट्रीटमेंट किया जी, पेड़ में बहुत रोकथाम के लिए कोशिश करी, लेकिन पेड़ में कीड़े लग गए। तो कीड़े क्यों लगे? क्योंकि आपने गलत जगह रोकथाम करी, जड़ में डालने की बजाय पत्तों पर दवाई डाली। अब पत्तों पर दवाई डालना और जड़ में दवाई डालना क्या है? पत्तों पे दवाई डालना मतलब जब आप अपने प्रॉब्लम्स के टेम्परेरी रिलीफ ढूंढते हैं ना, टेम्परेरी रिलीफ, जैसे आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, वो आपको टेम्परेरी, वो आपको बोलेंगे ये वाला कार्य कर लीजिए, वो वाला कार्य कर लीजिए, जलते जल में ये प्रवाह कर लीजिए, इस दिन दिया जला लीजिए, ऐसे ऐसे आपको उपाय बताते हैं। ये क्या है? ये पत्तों पर दवा डालने जैसा है। लेकिन जब आप कहते हैं नहीं, मेरी आज की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, उसमें मैंने कहाँ गलती कर दी थी, ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप डाल रहे हैं जड़ में दवाई। अब तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे जब आपने जड़ में दवाई डाल दी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ स्वीटी नाम की एक ऐसी